हेलो एजुकेटर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। कैसा गया पेपर आप सभी का। तो चलिए, एमसीक्यूज तो हमने डिस्क्राइब कर लिए, अब बारी है डिस्क्रिप्टिव की। तो हम देख लेते हैं एक एक करके ये क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है A1 का इसमें पूछा है कि अ टीचर बिलीव्स ओनली दोज स्टूडेंट हु आर इनहेरेंटली इंटेलिजेंट एज डिटरमाइंड बाय देयर जीन्स कैन एक्सेल इन मैथमेटिक्स। स्टेट वेदर द टीचर्स बिलीव इज करेक्ट और नॉट, गिव रीजन। हिंदी में बात करें तो एक शिक्षक का मानना है कि केवल वह छात्र जो अपनी अनुवांशिकता के कारण जन्मजात बुद्धिमान होते हैं गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। बताइए कि शिक्षक का ये विश्वास सही है या नहीं, कारण बताइए। तो यहाँ पर हम अगर बात करें तो ये जो इसका जो शिक्षक का विश्वास है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, शिक्षक का विश्वास यहाँ पर पूरी तरीके से गलत है। कारण ये है कि गणित या किसी भी विषय में सफलता केवल आनुवांशिकता पर निर्भर नहीं करती। इसमें एक अच्छे वातावरण, निरंतर अभ्यास और प्रभावी शिक्षण विधियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, अब बी वाला पोर्शन देख लेते हैं। हाउ डू टीचर्स बिलीव अफेक्ट लर्निंग, गिव टू आर्गुमेंट्स टू जस्टिफाई। ठीक है, यानी शिक्षक के विश्वास सीखने को कैसे प्रभावित करते हैं, अपने तर्क की पुष्टि के लिए दो तर्क दीजिए। ठीक है, तो देखिए, पहला तो शिक्षक का रवैया हो जाएगा। यदि शिक्षक मान ले कि कोई बच्चा नहीं सीख सकता तो वो उस पर काम कम करेगा, फोकस कम करेगा उस पर। ठीक है, जिससे बच्चे का सीखना सच में प्रभावित हो सकता है। दूसरा जो है प्रेरणा और अभ्यास। सकारात्मक विश्वास वाले शिक्षक हर बच्चे को सिखाने के लिए नई रणनीतियां अपनाते हैं और कक्षा में एक सहायक माहौल बनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2 का वो देख लेते हैं। A teacher believes that inclusive classroom lower academic standards and hence she prefer separate arrangement for children with disabilities. Do you agree with these belief and decision of the teachers? Yes or no? Justify your answer by giving a reason. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, नहीं, हम इस अध्यापिका के मत और निर्णय से बिल्कुल सहमत नहीं है। क्यों? इसका कारण है समावेशी शिक्षा में शैक्षणिक स्तर गिरता नहीं है बल्कि ये विविधता का सम्मान करना सिखाती है। ठीक है, मतलब रिस्पेक्ट, डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट करना सिखाती है। सही रणनीतियां जैसे डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन का उपयोग करके, यूडीएल का उपयोग करके एक ही कक्षा के सभी बच्चों की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। ठीक है, बी वाला पोर्शन देख लेते हैं। गिव टू रीजन इन फेवर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा के पक्ष में दो कारण बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहला कारण हो जाएगा सामाजिक विकास और सहानुभूति। ठीक है, जब सभी बच्चे एक साथ पढ़ते हैं तो उनमें एक दूसरे के प्रति सहयोग, सम्मान और समझ विकसित होती है, भेदभाव कम होता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। हर बच्चे का कानूनी और मौलिक अधिकार है उसे मुख्य धारा के स्कूलों में समान शिक्षा मिले। अलग थलग करना बच्चों के लिए मतलब बच्चों में हीन भावना पैदा करता है, तो इसलिए सेग्रेशन नहीं होगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी से मतलब उनका जो एजुकेशन का पक्ष है वो मजबूत होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। विजुअल इंपेयरमेंट का पोर्शन है ये, थर्ड क्वेश्चन है, उसका ए पोर्शन देखते हैं। मेंशन टू अर्ली साइंस ऑफ विजुअल इंपेयरमेंट इन प्राइमरी चिल्ड्रन। प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों में दृष्टिहीनता के दो प्रारंभिक लक्षणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड का क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। देखिए, दृष्टिहीनता के लक्षण और प्रारंभिक हस्तक्षेप जो है, दो लक्षण इसके देखें तो एक तो होगा किताब करीब, बहुत करीब रखना। ठीक है, पढ़ते या लिखते समय किताब या कॉपी को आंखों के बहुत ज्यादा करीब लाना। और दूसरा जो है वो है शारीरिक संकेत, यानी कि ब्लैक बोर्ड देखने में परेशानी होना, बार बार आंखें मलना, आंखों से पानी आना, ये लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ थर्ड का बी देखें तो वाई इज अर्ली इंटरवेंशन क्रूशियल, गिव टू रीजन। यानी प्रारंभिक हस्तक्षेप इतना महत्वपूर्ण क्यों है, दो कारण बताइए। तो सबसे पहला जो कारण होगा वो होगा समग्र विकास में सहायक, यानी समय रहते मदद मिलने से बच्चों का संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव, लिंग्विस्टिक और सोशल डेवलपमेंट प्रभावित होने से बच सकता है। ठीक है, दूसरा हो सकता है आत्मनिर्भरता यानी कि इंडिपेंडेंस। ये बच्चे को शुरू से ही अपनी बाकी इंद्रियों का सही उपयोग करना सिखाता है, जैसे वो दैनिक जीवन के कार्यों में स्वतंत्र हो सके। ठीक है,
देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट एनी टू पेरिनेटल कॉजेज ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट, यानी कि दृष्टिहीनता के किन्हीं दो प्रसवकालीन कारणों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं दृष्टिहीनता के दो प्रसवकालीन यानी कि जन्म के समय के कारण। तो समय से पहले जन्म, एक तो प्रीमेच्योर बर्थ होता है, इसके कारण क्या होता है, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी यानी आरओपी जैसे स्थिति पैदा हो सकती है, जो आंखों की रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाती है। दूसरा जो है ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, ठीक है। जन्म के दौरान बच्चे का दिमाग या आंखों को पर्याप्त ऑक्सीजन ना मिल पाना, ठीक है। 4 का बी देख लेते हैं, मेंशन एनी टू पोस्टनेटल इन्फेक्शन दैट मे लीड टू विजुअल इम्पेयरमेंट इन चिल्ड्रन, यानी जन्म के बाद होने वाले किन्हीं दो संक्रमणों का उल्लेख करें जिसके कारण बच्चों में दृष्टिहीनता हो सकती है, ठीक है। तो पहला जो होता है वो खसरा, मीजल्स हो सकता है, गंभीर खसरे के कारण आंखों में संक्रमण और कॉर्निया को नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है, खासकर विटामिन ए की कमी होने पर। दूसरा जो है मेनिंजाइटिस, ये दिमागी बुखार मस्तिष्क की नसों यानी ऑप्टिक जो नर्व होते हैं उनको प्रभावित कर सकता है, जिससे देखने की क्षमता जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 नंबर का, ये क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर फॉर स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट, यानी दृष्टि बाधित छात्रों के लिए स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर की क्या भूमिका है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर की भूमिका। पहला जो है डिजिटल पहुंच, ठीक है, यानी ये कंप्यूटर मोबाइल की स्क्रीन पर लिखे टेक्स्ट को आवाज यानी टेक्स्ट टू स्पीच या ब्रेल डिस्प्ले में बदल देता है। दूसरा है स्वतंत्रता, इसकी मदद से दृष्टि बाधित छात्र छात्राएं बिना किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता से के ई बुक्स पढ़ सकते हैं, इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं, डिजिटल दुनिया से जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं 5B। तो स्पेसिफाई टू स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर फॉर स्टूडेंट विथ विजुअल इम्पेयरमेंट, यानी दृष्टि बाधित छात्रों के लिए दो स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर के नाम बताइए। तो यहाँ पर देख लेते हैं, पहला जो है आप लिख सकते हैं JAWS, ठीक है, यानी कि जॉब एक्सेस विथ स्पीच, ये सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर स्क्रीन है। और दूसरा जो है वो है NVDA, ठीक है, यानी कि नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस, ये एक बेहतरीन और मुफ्त यानी ओपन सोर्सेज है, स्क्रीन रीडर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेसिफाई टू डेवलपमेंटल डिले कॉमनली एसोसिएटेड विद विजुअल इम्पेयरमेंट, ठीक है, यानी दृष्टि बाधिता से जुड़े दो सामान्य विकासात्मक विलंबों का उल्लेख करें। तो पहले देख लेते हैं, यहाँ पर एक तो पहला तो है मोटर स्किल्स डिले, सिर संभालने, रेंगने या चलने में देरी होना, क्योंकि दृष्टि बाधित बच्चा दूसरों को देखकर उसकी नकल नहीं कर सकता, आसपास की चीजों तक पहुंचने के लिए उसे दृश्य प्रेरणा यानी विजुअल मोटिवेशन नहीं मिलती। दूसरा जो है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, यानी कि अवधारणात्मक विकास, दूरी, गहराई, आकार, रंग जैसे अमूर्त अवधारणाओं को समझने में देरी होना, क्योंकि ये चीजें मुख्य रूप से देखकर ही सीखी जाती हैं, ठीक है। अब बी वाला पोर्शन देख लेते हैं, 6B है, व्हाट इज द रोल ऑफ फैमिली इन फैसिलिटेटिंग डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, राइट टू की पॉइंट्स। यहाँ पर बोला है कि दृष्टि बाधित विद्यार्थियों विकास को संशोधित करने में परिवार की क्या भूमिका है, दो मुख्य बिंदु लिखिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं परिवार की भूमिका। पहला, सुरक्षित और बहुसंवेदी यानी मल्टी सेंसरी वातावरण, घर में ऐसा सुरक्षित माहौल बनाए जहां बच्चा बिना डरे चीजों को छूकर, सुनकर और सूंघकर दुनिया को एक्सप्लोर कर सके। दूसरा है स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, यानी बच्चों को जरूरत से ज्यादा सुरक्षित रखने से बचना, उसे दैनिक जीवन के कौशल यानी एडीएल तथा ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी में स्वतंत्र होने के अवसर देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, इसका ए पोर्शन देख लेते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिवाइस फॉर विजुअल इम्पेयरमेंट फॉर स्टूडेंट, हाउ कैन हैंड मैग्नीफायर एंड बोल्ड लाइंड पेपर बी क्लासिफाइड, मेंशन द कैटेगरीज इन विच ईच विल बी इन, यानी दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के संदर्भ में
आवर्धक लेंस और बड़ी लाइन वाले कागजों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, इनमें से प्रत्येक को किस श्रेणी में रखा जाएगा, ये भी बताइए। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर जो है तो यहाँ पर देख लेते हैं उपकरणों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हैंड मैग्नीफायर यानी जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आवर्धक लेंस, इसे ऑप्टिकल डिवाइस की श्रेणी में रखा जाएगा क्योंकि ये लेंस के माध्यम से प्रकाश को मोड़कर अक्षरों को बड़ा करता है। ठीक है, दूसरा जो है बड़ी लाइन वाले कागज, बोल्ड लाइन पेपर, इसे नॉन ऑप्टिकल डिवाइस की श्रेणी में रखा जाएगा क्योंकि ये बिना किसी लेंस के केवल वातावरण या सामग्री में बदलाव करके मदद करता है। ठीक है, फिर देखते हैं 7B का पोर्शन जो कहता है हाउ कैन दीज बेनिफिट्स स्टूडेंट डिफरेंटली एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल ऑफ ईच। हिंदी में देख लेते हैं, इनमें इनसे विद्यार्थियों को अलग अलग तरीकों से कैसे लाभ मिल सकता है, प्रत्येक को एक उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, देखिए आवर्धक लेंस का लाभ, ये छोटे अक्षरों को बड़ा करके देखने में मदद करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो डिक्शनरी में कोई शब्द ढूंढना हो, दवा की शीशी पर लिखी छोटी जानकारी पढ़ना हो, तो ये सब आसानी से पढ़ सकते हैं। दूसरा जो है बड़ी लाइन वाले कागज का लाभ, तो ये डार्क और स्पष्ट रेखाओं का के कारण बेहतर कंट्रास्ट देता है जिससे बच्चे को लिखने की सीमा समझ आती है। के लिए उदाहरण की बात करें तो कक्षा में नोट्स को लाइनों के अंदर सीधी सीधी मतलब सीधी सीध में साफ साफ लिखना। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8, ये कहता है कि आइडेंटिफाई द फिनोमेना डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग लेटर्स oblique object when they are closely spaced. Why does this pose difficulty for a student with low vision? ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, हिंदी में देख लेते हैं, दी गई स्थिति की अवधारणा की पहचान करें। जब अक्षर वस्तुएं एक दूसरे के करीब हों तो उन्हें पहचानने में कठिनाई होना। ठीक है, इसका मतलब कम दृष्टि वाले छात्रों के लिए ये एक समस्या क्यों समस्या क्यों उत्पन्न होती है इसकी। तो देख लेते हैं सबसे पहले, देखिए अवधारणा की पहचान और समस्या का कारण। ठीक है, तो अवधारणा जो है इसे क्राउडिंग प्रभाव कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, क्राउडिंग प्रभाव। समस्या क्यों उत्पन्न होती है, कम दृष्टि वाले बच्चों की दृष्टि क्षमता जो होती है, विजुअल एक्यूटी होती है, कम होती है। जब अक्षर या शब्द एक दूसरे से बहुत करीब होते हैं तो उनका विजुअल सिस्टम जो है उन्हें अलग अलग पहचानने में संघर्ष करता है जिससे वे आपस में मिले हुए या धुंधले दिखाई देते हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट इसका बी पार्ट है वो क्या कहता है कि सजेस्ट टू वेज इन विच टीचर कैन एड्रेस दिस चैलेंज, यानी शिक्षकों द्वारा इस चुनौती का समाधान करने के दो तरीके सुझाइए। तो देख लेते हैं इसके दो तरीके। पहला तो तरीका है स्पेसिंग बढ़ाना यानी कि इंक्रीज स्पेसिंग। देखिए प्रिंटेड सामग्री में शब्दों और लाइनों के बीच की जगह जो होती है यानी लाइन स्पेसिंग और लेटर स्पेसिंग को बढ़ा देना चाहिए। दूसरा है टाइपोस्कोप का उपयोग, बच्चों को पढ़ने के लिए टाइपोस्कोप एक काले रंग का कार्ड जिसके बीच में आयताकार कट लगा होता है देना चाहिए। ये आसपास के शब्दों को छिपा देता है और बच्चे का फोकस एक ही बार में एक ही लाइन या शब्द पर बनाए रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 9 नंबर का हमारे सामने है। ये क्या कह रहा है, पहला इसका पोर्शन ए देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट सच एज प्लेस वैल्यू कैन बी चैलेंजिंग फॉर स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट, व्हाई। और हिंदी में देख लेते हैं, दृष्टिबाधित छात्रों के लिए स्थानीय मान जैसी अवधारणाएं समझना चुनौतीपूर्ण क्यों हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए दृश्य और अमूर्त प्रकृति यानी विजुअल अब्स्ट्रैक्ट नेचर देखें, इसकी बात करें तो स्थानीय मान मुख्य रूप से देखने और समझने वाली अवधारणा है। सामान्य बच्चे से संख्याओं की जगह इकाई, दहाई, सैकड़ा और उनके कॉलम देखकर सीखते हैं। स्पेशल अरेंजमेंट जो होता है, स्थानिक व्यवस्था की बात करें तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ये मुश्किल होता है क्योंकि वे संख्याओं की स्थानिक व्यवस्था, कौन सा अंक किस स्थान पर लिखा है, को इस नजर से नहीं देख पाते। तो उनके लिए ये पूरी तरीके से अमूर्त यानी कि अब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं 9B का। सजेस्ट टू कैरिकुलर एडॉप्टेशन फॉर स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट।
including an example of what teaching had to facilitate the learning of such concept। यानी दृष्टिबाधित छात्रों के लिए पाठचर्या में इनकी में दो अनुकूलन सुझाए हैं, जिसमें से ऐसी अवधारणाओं को सीखने में सहायता प्रदान करने वाले शिक्षण सहायक उपकरण का एक उदाहरण भी शामिल हो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 9 का भी। देखिए यहाँ पर पाठचर्या के दो अनुकूलन की अगर हम बात करें, शिक्षण सहायक उपकरण की बात करें, तो स्पर्शनीय और अमूर्त अनुभव, ठीक है, यानी कि टेक्टाइल एंड कंक्रीट एक्सपीरियंसेस। अमूर्त संख्याओं को सीखने के लिए ऐसी सामग्री का उपयोग करना जिसे बच्चा अपने हाथों से छूकर गिनकर महसूस कर सके। ठीक है, दूसरा जो है स्पष्ट मौखिक निर्देश, यानी कि क्लियर वर्बल इंस्ट्रक्शन। केवल ब्लैक बोर्ड पर लिखने के बजाय शिक्षक को हर एक कदम यानी स्टेप को स्पष्ट रूप से बोलकर समझाना चाहिए। शिक्षण सहायक उपकरण का उदाहरण की बात करें तो अबेकस या टेलर फ्रेम हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसका 10 नंबर का, इसका ए पोर्शन देख लेते हैं। व्हाई शुड कन्वेंशनल असेसमेंट मेथड बी modified for a student with visual impairment? Give an example of such assessment modification. यहाँ पर हिंदी में देख लेते हैं। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए पारंपरिक मूल्यांकन विधियों को संशोधित क्यों किया जाना चाहिए? इस तरह के मूल्यांकन संशोधन का एक उदाहरण दें। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं पारंपरिक मूल्यांकन विधियों में संशोधन क्यों जरूरी है। तो यहाँ पर कारण की बात करें, देखिए परीक्षाएं जो पारंपरिक परीक्षाएं मुख्य रूप से समान प्रिंट और पढ़ने लिखने पर निर्भर करती हैं। यदि दृष्टि बाधित बच्चों का मूल्यांकन इन्हीं तरीके से होगा तो उनके ज्ञान का नहीं बल्कि उन्हें देखने की क्षमता का टेस्ट बन जाएगा। संशोधन करने से हर बच्चे को अपनी वास्तविक क्षमता और ज्ञान को प्रदर्शित करने का समान और उचित अवसर मिलता है। ठीक है, फेयर चांस मिलता है। संशोधन का एक जो उदाहरण है उसकी बात करें तो परीक्षा में लिखने के लिए स्क्राइब लेखक की सुविधा देना या परीक्षा पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय या फिर जिस फॉर्म में ब्रेल फॉर्म में उनका एग्जाम लेना। ठीक है, 10B जो है वो देख लेते हैं। मेंशन टू मोर सुटेबल कैरिकुलर रीजनेबल एकोमोडेशन टू इंश्योर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ ए स्टूडेंट विथ विजुअल इम्पेयरमेंट। हिंदी में बात करें तो दृष्टिबाधित छात्रों को सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए दो उपयुक्त और उचित समायोजनों का उल्लेख करें। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं 10 का भी। सुलभ अध्ययन सामग्री की बात करें तो बच्चे की जरूरत के अनुसार किताबों और नोट्स को ब्रेल लिपि या बड़े अक्षरों या ऑडियो में उपलब्ध कराना। शिक्षण विधियों में बदलाव की बात करें तो कक्षा में केवल ब्लैक बोर्ड पर आकृतियां बनाने के बजाय स्पर्शनीय मतलब स्पर्शनीय 3D मॉडल यानी टेक्टाइल मॉडल्स या उभरे हुए चित्रों का उपयोग करना ताकि बच्चा छू कर समझ सके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर 3 है। मेंशन टू अर्ली साइंस, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर मेंशन टू अर्ली साइन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। ये हियरिंग इम्पेयरमेंट का पोर्शन है शायद, इसमें मेरे पास जो मुझे पेपर मिला है उसमें शायद ये इसी तरीके से है, तो इसको एडजस्ट कर लेना। अगर मुझे मिलता है सही पेपर तो मैं उसकी भी वीडियो डाल दूंगी। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। मेंशन टू अर्ली साइंस ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट इन प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन, यानी प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में श्रवण बाधिता के दो प्रारंभिक लक्षणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर बात की है हियरिंग इम्पेयरमेंट की, तो देख लेते हैं इसका थर्ड का ए देख लेते हैं। देखिए प्राथमिक विद्यालय में बच्चों में श्रवण बाधिता के दो जो प्रारंभिक लक्षण हैं, एक तो बार बार दोहराने को कहना, निर्देशों को एक बार में ना समझ पाना, अक्सर पूछना क्या पूछना या टीवी की आवाज बहुत तेज करके सुनना। लिप रीडिंग, बात करते समय स्पीकर यानी वक्ता की आंखों के बजाय उसकी होठों को बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, या सुनने के लिए कान आगे की तरफ करना, ये दो लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है, व्हाई इज अर्ली इंटरवेंशन क्रूशियल, गिव टू रीजन, यानी प्रारंभिक हस्तक्षेप इतना महत्वपूर्ण क्यों है, दो कारण बताइए। तो देखिए प्रारंभिक हस्तक्षेप क्यों महत्वपूर्ण है। पहला तो वाणी और भाषा का विकास यानी स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट,
जीवन के शुरुआती साल भाषा सीखने के लिए सबसे अहम होते हैं। समय रहते मदद जैसे हियरिंग एड मिलने से बच्चे की भाषा का विकास नहीं रुकता है। ठीक है, दूसरा है सोशल इमोशनल डेवलपमेंट यानी सामाजिक भावनात्मक विकास। बच्चा अपने आसपास के लोगों से कम्युनिकेशन कर पाता है, जिससे उसमें निराशा यानी फ्रस्ट्रेशन नहीं आती और उसका आत्मविश्वास बना रहता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर फोर का जो 4 नंबर का क्वेश्चन है इसका ए देख लेते हैं। स्टेट एनी टू पेरिनेटल काजेज ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी श्रवण बाधिता के किन्हीं दो प्रसवकालीन कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर दो कारण जो है वो देख लेते हैं। पहला तो ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जन्म के दौरान पर्याप्त ऑक्सीजन ना मिल पाना जिससे सुनने वाली नसों को नुकसान पहुंचता है। दूसरा है समय से पहले या कम वजन, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, या जन्म के समय वजन का बहुत कम होना, लो बर्थ वेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4 का बी देख लेते हैं। मेंशन एनी टू पोस्टनेटल इन्फेक्शन दैट में लीड टू हियरिंग इम्पेयरमेंट इन चिल्ड्रन। जन्म के बाद होने वाली किन्हीं दो संक्रमणों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण बच्चों में श्रवण बाधिता हो सकती है। तो पहला जो है इसमें देख लेंगे, मेनिंजाइटिस हो सकती है, ये दिमागी बुखार और मस्तिष्क और सुनने की नस जो है उसको गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, दूसरा जो है मम्स हो सकता है, या खसरा जैसे बचपन में होने वाली ये गंभीर वायरल संक्रमण भी श्रवण क्षमता छीन सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 जो है, स्पेसिफाइड टू डेवलपमेंटल डिले कॉमनली एसोसिएटेड विद हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी हिंदी में देख लेते हैं, श्रवण बाधिता से जुड़े दो सामान्य विकासात्मक विलंबों का उल्लेख करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इसे एचआई से जुड़े दो सामान्य विलंब। पहला तो भाषा और संचार में विलंब यानी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डिले, नए शब्द सीखने, सही उच्चारण करने और वाक्य बनाने में देरी। दूसरा जो है सोशल स्किल्स डिले, दूसरों की बातें ना सुन पाने के कारण दोस्तों के साथ खेलने या घुलने मिलने में परेशानी होना यानी आइसोलेशन का शिकार होना। ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो देख लेते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ फैमिली इन फैसिलिटेटिंग डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट, राइट टू की पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। पहला पॉइंट, प्रभावी संचार का माहौल बनाना, बच्चे के साथ बातचीत करते समय चेहरे का हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशन इस्तेमाल करना, स्पष्ट बोलना या जरूरत पड़ने पर साइन लैंग्वेज का यूज करना। दूसरा जो है उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देना है, ये सुनिश्चित करना कि बच्चा नियमित रूप से अपने श्रवण मशीन पहने और परिवार उसे इसके लिए भावनात्मक रूप से प्रेरित करे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का जो कह रहा है, स्पेसिफाई टू बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग असिस्टिव टेक्नोलॉजी डिवाइस फॉर स्टूडेंट विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी उपकरणों के उपयोग में दो लाभ बताइए। ठीक है, तो इसके दो लाभ जो है वो देख लेते हैं। पहला जो है बेहतर संचार और सीखना यानी बेटर कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज। इन उपकरणों की मदद से जो बची हुई रेजिडुअल हियरिंग होती है उसका यूज करके बच्चा मतलब बच्चे को कक्षा के शोरगुल के बीच शिक्षक की आवाज और निर्देशों को स्पष्ट रूप से मतलब सुनने के लिए ट्रेन कर पाना और उनका एकेडमिक जो प्रदर्शन है वो भी इससे सुधरता है। ठीक है, दूसरा जो है आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास, इंडिपेंडेंस एंड कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ता है। ये उपकरण बच्चों को दूसरों पर निर्भर रहने से बचाते हैं। जब वे बातें ठीक से सुन नहीं पाते तो उनका जो आत्मविश्वास है मतलब वो नीचे हो जाता है, और जब सुन पाते हैं तो क्या होता है उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वो सामाजिक गतिविधियों और डिस्कशन में खुलकर भाग ले पाते हैं। ठीक है, 6 का भी देख लेते हैं। तो ये कह रहा है नेम टू सच डिवाइस फॉर स्टूडेंट विथ हियरिंग लॉस, श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए ऐसे दो उपकरणों के नाम बताइए। ठीक है, तो पहला जो है हम ले सकते हैं हमारे हमारे हियरिंग एड जो इंडिविजुअल हियरिंग एड हैं। ठीक है, ये सबसे सामान्य उपकरण है जो आसपास की आवाज को बढ़ाकर मतलब उसको एम्पलीफाई करके उसकी इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी को बढ़ाकर कान के अंदर तक पहुंचाते हैं। दूसरा जो है कॉक्लियर इम्प्लांट हो सकता है। ठीक है, या ग्रुप एफएम सिस्टम ले सकते हैं। देखिए ग्रुप हियरिंग एड जो है समावेशी कक्षाओं में ये बहुत उपयोगी है। इसमें शिक्षक एक माइक पहनता है, उसकी आवाज बिना किसी बैकग्राउंड शोर के सीधे बच्चे के रिसीवर या हियरिंग एड तक पहुंचती है। ठीक है,
तो ये दो चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं ऐसे, जो बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिसका नाम आप लिख सकते हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट है, मिडिल ईयर इम्प्लांट है, ब्रेन स्टेम इम्प्लांट है, ठीक है, बहुत सारे इम्प्लांट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7 नंबर का, ये क्या कह रहा है कि इसका ए पोर्शन देख लेते हैं। व्हाई आर विजुअल क्यूज इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट विथ हियरिंग लॉस? राइट टू पॉइंट। यानी कि श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए दृश्य संकेत क्यों महत्वपूर्ण है? दो बिंदु लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें दो बिंदु की, दृश्य संकेत का महत्व क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहला तो जानकारी को समझना, बेटर कॉम्प्रिहेंशन। जो जानकारी बच्चे ठीक से सुन नहीं पाते, दृश्य संकेत क्या करते हैं, उस छूटी हुई जानकारी की भरपाई करते हैं, जिससे अर्थ समझना आसान हो जाता है। दूसरा जो है अटेंशन एंड एंगेजमेंट, यानी ध्यान और जुड़ाव। दृश्य संकेत से बच्चों का ध्यान खींचते हैं, उन्हें इससे इन्हें पता चलता है कि कक्षा में क्या चल रहा है, वो चर्चा गतिविधि से कटे हुए महसूस नहीं करते हैं। 7B पर आते हैं। स्पेसिफाई टू वेज इन विच टीचर कैन प्रोवाइड दीज इन द क्लासरूम। ऐसे दो तरीके बताइए जिनसे शिक्षक कक्षा में ये चीजें उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो है यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड का अधिकतम उपयोग पढ़ाते समय केवल बोलने के बजाय महत्वपूर्ण शब्दों, निर्देशों या मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट रूप से बोर्ड पर लिखना। दूसरा जो है इसमें हम मॉडल, पिक्चर, ठीक है, फ्लैश कार्ड, इन सब चीजों का भी यूज कर सकते हैं। दूसरा जो है हाव भाव और शारीरिक भाषा, यानी जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज का यूज। ठीक है, बात करते समय हाथों के इशारे और चेहरे के हाव भाव का स्पष्ट उपयोग करना, ताकि बच्चा लिप रीडिंग के साथ साथ आपके हाव भाव से भी बात का जो रेफरेंस है वो समझ सके। ठीक है, अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। ये क्या कहता है? आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट intentional use of visual aid tools and environment adjustment to support learning and communication effectively, replacing or supplementing auditory information. How does this facilitate learning for student with hearing impairment? दी गई स्थिति में अवधारणा को पहचाने, श्रवण संबंधी जानकारी को प्रभावी ढंग से प्रतिस्थापित या पूरक करने के लिए दृश्य साधनों, उपकरणों और परिवेशीय समायोजन का जानबूझकर उपयोग करके अधिगम और संचार को सुगम बनाना। ये श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए अधिगम को किस प्रकार से सुगम बनाता है? ठीक है, तो ये देख लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पर हम बात करें अवधारणा की पहचान और अधिगम को सुगम बनाने की, तो इसमें सबसे पहला है जो अवधारणा, इसे दृश्य समर्थन, जैसे विजुअल सपोर्ट या दृश्य अनुकूलन भी कहा जाता है। ठीक है, ये अधिगम को कैसे सुगम बनाता है? तो श्रवण बाधित बच्चों का दृश्य चैनल देखकर, मतलब देखने की क्षमता बहुत मजबूत होती है। ये अवधारणा उनकी सुनने की कमी को की भरपाई उनके देखने की ताकत से करती है। जानकारी जब सामने मौजूद रहती है तो वो इसे अपनी गति से प्रोसेस कर पाते हैं और कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में पक्के हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो 8 का बी है वो देख लेते हैं। सजेस्ट टू प्रैक्टिकल वेज इन विच टीचर कैन प्रैक्टिस दिस इन द क्लासरूम, यानी ऐसे दो व्यवहारिक तरीके सुझाइए जिनसे शिक्षक कक्षा में इसका अभ्यास करा सकें। ठीक है, तो यहाँ पर व्यवहारिक तरीके देख लेते हैं। पहला दृश्य सामग्री का उपयोग, यूज ऑफ विजुअल एड्स। नए विषय या शब्दावली सिखाते समय चित्रों वाले फ्लैश कार्ड, चार्ट्स, मॉडल या माइंड मैप्स का इस्तेमाल करना। दूसरा जो है सबटाइटल्स, कैप्शन का उपयोग, यूज ऑफ कैप्शन। अगर कक्षा में कोई एजुकेशनल वीडियो या प्रेजेंटेशन दिखाया जा रहा है तो हमेशा उसमें क्लोज कैप्शनिंग या सबटाइटल्स ऑन रखना, ताकि बच्चा पढ़कर भी पूरी बात समझ सके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे सामने जिसमें 9 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्या कहता है? अब्स्ट्रैक्ट ए पोर्शन देख लेते हैं। अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट सच एज idioms can be challenge for student with hearing impairment. Why? मुहावरों जैसी अमूर्त अवधारणाओं को समझना श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण क्यों हो सकता है? तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका आंसर। देखिए पहला तो शाब्दिक अर्थ अर्थ पर निर्भरता। ठीक है, सुन बाधित बच्चे अक्सर शब्दों का सीधा अर्थ निकालते हैं। मुहावरों का अर्थ शब्दों के पीछे छिपा होता है, जैसे पेट में चूहे कूदना, जिसे वे समझ नहीं पाते हैं। ठीक है,
देखिए लैक ऑफ इंसिडेंटल लर्निंग होती है, प्रासंगिक अधिगम की कमी होती है। सामान्य बच्चे आसपास की बातें सुनकर मुहावरे सीख जाते हैं, लेकिन हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे इस तरह की रोजमर्रा की बातचीत को आसानी से सुन नहीं पाते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पोर्शन देख लेते हैं, बी। सजेस्ट टू करिकुलर एडॉप्टेशन इंक्लूडिंग एन एग्जांपल ऑफ अ टीचिंग एड्स टू फैसिलिटेट टीचिंग ऑफ कॉन्सेप्ट सच एज इडियम्स, यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री के उदाहरण सहित दो पाठचर्या संबंधी अनुकूलन सुझाएं जिससे मुहावरों की समझ को सुसज्जित किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो है प्रत्यक्ष शिक्षण हो सकता है, एक्सप्लिसिट टीचिंग, मुहावरों के शाब्दिक और वास्तविक अर्थ के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से सीधी तौर पर समझाना। दूसरा हो सकता है दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण, यानी विजुअल रिप्रेजेंटेशन, मुहावरों को वास्तविक जीवन की स्थितियों और कहानियों से जोड़ना। ठीक है, शिक्षण और सहायक सामग्री का उदाहरण चित्रित फ्लैश कार्ड का उपयोग करना। एक फ्लैश कार्ड जिसमें एक तरफ मुहावरे का शाब्दिक चित्र हो और दूसरी तरफ उसका असली अर्थ समझने वाला चित्र हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 10। Why should conventional assessment method be adopted for a student with hearing impairment? Give an example of such assessment modification. यानी श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए पारंपरिक मूल्यांकन विधियों को संशोधित क्यों किया जाना चाहिए, इस तरह के मूल्यांकन संशोधन का एक उदाहरण दें। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका उदाहरण। देखिए पारंपरिक मूल्यांकन विधियों में संशोधन क्यों जरूरी है, तो इसका कारण है पारंपरिक प्रश्न पत्रों की भाषा अक्सर क्या होती है, बहुत ज्यादा कठिन होती है, जिससे जो एचआई बच्चे होते हैं इनका भाषाई विकास थोड़ा धीमा हो सकता है। वो विषय को तो जानते हैं लेकिन प्रश्न की कठिन भाषा के कारण उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए उनके ज्ञान का सही आकलन करने के लिए भाषा का सरलीकरण जरूरी है। संशोधन के एग्जाम्पल की बात करें तो प्रश्नों की परीक्षा के प्रश्नों की शब्दावली को सरल बनाना या लंबे वाक्यों को तोड़कर छोटे छोटे वाक्य बनाना। ठीक है, तोड़कर पूछना मतलब क्वेश्चन को तोड़ तोड़ कर पूछना, ये ज्यादा उनके लिए इजी होगा। अब चलिए 10 का बी देख लेते हैं, मेंशन टू मोर सुटेबल कैरिकुलर रीजनेबल accommodation to ensure successful inclusion of a student with hearing impairment। हिंदी में बात करें तो श्रवण बाधित विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक शामिल करने के लिए दो उपयुक्त पाठचर्या संबंधी उचित समायोजनों का उल्लेख करें। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो होगा अनुकूल बैठने की व्यवस्था। ठीक है, प्रेफरेंशियल सिटिंग अरेंजमेंट, बच्चे को कक्षा में आगे और शिक्षक के बिल्कुल सामने बिठाना ताकि वो बिना किसी बाधा के शिक्षक के हाव भाव देख सके और लिप रीडिंग कर सके, तो हम ये बोल सकते हैं सेमी सर्कल में बिठाना। ठीक है, दूसरा जो है निम्न हम क्या कर सकते हैं, निम्नलिखित जो नोट्स है उसका स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, रूपरेखा प्रदान करना, कक्षा शुरू होने से पहले पाठ की रूपरेखा या छपे हुए नोट्स बच्चे को दें ताकि सुनने में कोई बात छूट भी जाए तो वो पढ़कर समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी की बात करें तो इसमें जो थर्ड है ये इसका पोर्शन है, ये देख लेते हैं। वैसे जो पीछे मैंने बोला था कि वो छूट गया, छूटा नहीं है क्योंकि इसमें शायद 3 क्वेश्चन पहले दिए हुए हैं उसके बाद पोर्शन डिवाइड किया गया है। ठीक है, कॉमन 3 दिए हुए हैं, बाकी फिर अलग अलग पोर्शन डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका थर्ड का ए पोर्शन क्या कहता है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बौद्धिक और विकासात्मक आवश्यकताओं के 2 प्रारंभिक लक्षणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, सबसे पहला तो इसमें सीखने की धीमी गति यानी स्लो लर्निंग रेट होती है। सामान्य बच्चों की तुलना में पढ़ना लिखना या बुनियादी गणित समझने में बहुत बहुत अधिक समय लगता है या निर्देशों को याद रखने में संघर्ष करना पड़ता है। दूसरा जो है अनुकूली कौशल में कमी यानी कि डिफिसिट इन एडॉप्टिव स्किल्स, अपने उम्र के अनुसार रोजमर्रा के काम खुद कपड़े पहनना, जूते के फीते बांधना या दूसरों के स्वतंत्र मतलब दूसरों के स्वतंत्र रूप से ना कर पाना, दूसरों के साथ खेलना। ठीक है, या दूसरों के साथ खेलना, ये सब सारी चीजें स्वतंत्र रूप से करने में असक्षम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज अर्ली इंटरवेंशन क्रूशियल, गिव 2 रीजन।
ठीक है, प्रारंभिक हस्तक्षेप इतना महत्वपूर्ण क्यों है, दो कारण बताइए। तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, पहला मस्तिष्क का विकास यानी न्यूरोप्लास्टिसिटी जो होती है, जीवन की शुरुआती वर्षों में मस्तिष्क सबसे तेजी से सीखता है। सही समय पर थेरेपी मिलने से बच्चे की अधिकतम क्षमता को विकसित किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा जो है समस्यात्मक व्यवहार को रोकना। जब बच्चा अपनी बात नहीं समझा पाता तो वो निराश हो जाता है। शुरुआती मदद से संवाद कौशल बेहतर होता है और भविष्य में व्यवहार संबंधी गंभीर समस्याएं पैदा नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एनी टू पेरिनेटल कॉजेज ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। हिंदी में बात करें तो बौद्धिक एवं विकासात्मक अक्षमताओं के किन्हीं दो प्रसवकालीन कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं इसके दो कारण। पहला वही मेनिंजाइटिस हो सकता है, मेनिंजाइटिस का बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ता है। ये एक गंभीर दिमागी बुखार है जिससे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास की झिल्लियों में संक्रमण हो सकता है। दूसरा है एंसेफ्लाइटिस। ठीक है, किसी वायरल इन्फेक्शन की तरह सीधे मस्तिष्क में सूजन आ जाना जो बच्चे के मानसिक विकास को रोक सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, ये कह रहे हैं कि स्पेसिफिक 5 का ये देख लेते हैं। Specify two developmental delays commonly associated with intellectual and developmental disabilities। यानी कि बौद्धिक एवं विकासात्मक अक्षमताओं से जुड़े दो सामान्य विकासात्मक विलंबों का उल्लेख करें। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं आईडीडी से जुड़े दो सामान्य विकासात्मक विलंब। तो पहला कॉग्निटिव डिले हो जाता है, सोचने समझने तर्क करने याद रखने और किसी समस्या को सुलझाने में उम्र के अनुसार देरी होना। दूसरा जो है भाषा और संचार में विलंब, स्पीच एंड लैंग्वेज डिले, नए शब्द सीखने, अपनी बात को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने या दूसरों के निर्देशों को समझने में कठिनाई होना। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका बी पोर्शन देख लेते हैं 5 का बी। व्हाट इज द रोल ऑफ फैमिली इन फैसिलिटेटिंग डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन विथ इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, राइट टू की पॉइंट्स। विद्यार्थियों को जिन्हें बौद्धिक एवं विकासात्मक अक्षमता है के विकास को संशोधित करने में परिवार की क्या भूमिका है, दो मुख्य बिंदु बताइए। तो पहला जो है दैनिक जीवन कौशल यानी एडीएल का अभ्यास। देखिए, घर पर बच्चों को छोटे छोटे काम जैसे खुद खाना खाना, कपड़े पहनना, इसके अवसर देना चाहिए ताकि वो इंडिपेंडेंट बन सके। दूसरा जो है सकारात्मक और सहायक वातावरण, बच्चे की छोटी छोटी सफलताओं की सराहना करना, उसे बिना किसी दबाव के अपनी गति से सीखने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, प्रश्न 6 जो है उसका ए पोर्शन है, वो कहता है स्पेसिफाई टू बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग असिस्टिव टेक्नोलॉजी डिवाइसेस फॉर सुटेबल विथ इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। ठीक है, यानी कि विद्यार्थी जिन्हें बौद्धिक एवं विकासात्मक अक्षमता है के लिए सहायक प्रौद्योगिकी उपकरणों के उपयोग के दो लाभ बताइए। तो यहाँ पर इनके दो असिस्टिव डिवाइसेस के दो लाभ देख लेते हैं। पहला जो है संचार प्रौद्योगिकी को सक्षम बनाना। ठीक है, जो बच्चे स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाते वो वो क्या करते हैं, इन उपकरणों की मदद से अपनी जरूरतों और भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं, जिससे उनका फ्रस्ट्रेशन जो है वो कम होता है। दूसरा जो है सीखने में भागीदारी यानी सीखने में भागीदारी यानी ये जो उपकरण है पढ़ाई को मजेदार और आसान बनाते हैं, जिससे बच्चे कक्षा की गतिविधि में सक्रिय रूप से हिस्सा ले पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट बी पोर्शन जो है नेम टू सच डिवाइस फॉर स्टूडेंट विथ इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। यानी कि विद्यार्थी जिन्हें बौद्धिक एवं विकासात्मक अक्षमता है ऐसे मतलब के लिए ऐसे दो उपकरण के नाम बताइए। ठीक है, पहला जो है एएसी। ठीक है, एएसी यानी कि ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, जैसे पिक्चर कम्युनिकेशन बोर्ड, पीईसीएस पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम या टॉकर्स। ठीक है, और दूसरा है ऑडियो बुक्स और टेक्स्ट टू स्पीच एप्स, जो बच्चे को लिखित सामग्री को सुनने और समझने में मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। इसका ए पोर्शन देख लेते हैं। व्हाई आर विजुअल क्यूज इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट विथ इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, राइट टू की पॉइंट्स। यहाँ पर है विद्यार्थी जिन्हें बौद्धिक एवं विकासात्मक अक्षमता है के लिए दृश्य संकेत क्यों महत्वपूर्ण है, दो मुख्य बिंदु लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर दो मुख्य बिंदु देख लेते हैं। पहला जो है, अगर यहाँ पर हम बात करें आईडीडी वाले विद्यार्थी के लिए दृश्य संकेत क्यों महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर बात करें पहला अमूर्त को मूर्त बनाने यानी कंक्रीट लर्निंग।
आईडीडी वाले बच्चे के लिए केवल शब्दों को प्रोसेस करना मुश्किल होता है, चित्र या संकेत बातों को मूर्त और समझने में आसान बना देता है। दूसरा है मेमोरी में सहायक, यानी कि स्मृति में सहायक। मौखिक बातें जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन सामने लगे चित्र या संकेत बच्चे को याद दिलाते रहते हैं कि उसे क्या करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8 नंबर का, ये क्या कह रहा है कि इसका ए पोर्शन, are IQ score alone sufficient for determining severity of a student with intellectual and developmental disability? Justify your answer with an argument or a reason. ठीक है, क्या विद्यार्थी जिन्हें बौद्धिक एवं विकासात्मक अक्षमता है की स्थिति की गंभीरता निर्धारित करने के लिए बुद्धि लब्धि का मापन ही पर्याप्त है? अपने उत्तर को तर्क या कारण सहित सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं उत्तर नहीं, केवल आईक्यू स्कोर पर्याप्त नहीं है। कारण क्या है? किसी भी बच्चे में आईडीडी के निदान और उसकी गंभीरता को तय करने के लिए आईक्यू के साथ साथ अनुकूली व्यवहार यानी कि एडॉप्टिव बिहेवियर का आकलन करना भी अनिवार्य है कि एक बच्चा जिसका आईक्यू कम हो वो शायद अपने दैनिक जीवन के कार्यों में बहुत अच्छा हो सकता है, इसलिए केवल एक नंबर उसकी पूरी क्षमता या अक्षमता को नहीं दर्शा सकती। ठीक है, दूसरा जो पोर्शन बी है वो देख लेते हैं। ऑन व्हाट बेसिस आर इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज करेंटली क्लासिफाइड डिस्क्राइब। ठीक है, अब यहाँ पर बौद्धिक और विकासात्मक अक्षमताओं को वर्तमान में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, उल्लेख कीजिए। देखिए, आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार जब आईडीडी केवल आईक्यू के बजाय आवश्यक समर्थन की स्तर यानी लेवल ऑफ सपोर्ट नीडेड के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इसके 4 स्तंभ होते हैं। पहला होता है इंटरमिटेंट, कभी कभी मतलब जरूरत पड़ने पर थोड़ी मदद। दूसरा होता है लिमिटेड, सीमित यानी नियमित रूप से कुछ विशिष्ट कार्यों में मदद। तीसरा होता है एक्सटेंसिव यानी कि व्यापक, रोजाना के जीवन में नियमित और लंबी मदद। चौथा जो होता है परवेजिव, सर्वव्यापी, जीवन के लगभग हर क्षेत्र में निरंतर और उच्च सहायता में उच्च स्तर की सहायता। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। ये कहता है ए पोर्शन इसका, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट, यानी न्यूनतम प्रतिबंधात्मक वातावरण की अवधारणा क्या है। तो यहाँ पर देख लेते हैं LRE यानी कि लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट का सिद्धांत क्या कहता है। कहता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जहां तक संभव हो सामान्य बच्चों के साथ नियमित कक्षाओं में ही पढ़ाया जाना चाहिए। उन्हें विशेष स्कूलों या अलग कक्षाओं में केवल तभी भेजा जाना चाहिए जब अक्षमता की गंभीरता इतनी ज्यादा हो कि अतिरिक्त सहायता के बावजूद नियमित कक्षा में उनका सीखना संभव न हो। ठीक है, 9 का बी देख लेते हैं। वाई इज सिग्निफिकेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए स्टूडेंट विथ इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, राइट टू की पॉइंट्स। विद्यार्थी जिन्हें बौद्धिक एवं विकासात्मक अक्षमता है के संदर्भ में ये क्यों महत्वपूर्ण है, दो मुख्य बिंदु लिखिए। ठीक है, पहला जो है सामाजिक कौशल और रोल मॉडलिंग यानी सोशल स्किल्स एंड रोल मॉडलिंग। जब आईडीडी वाले बच्चे सामान्य बच्चों के साथ उठते बैठते हैं तो वे उन्हें देखकर उचित सामाजिक व्यवहार, बातचीत का तरीका और रोजमर्रा के कौशल स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, यानी इंसिडेंटल लर्निंग होती है उनकी। बच्चे से बचाव, दूसरा जो पॉइंट है अलगाव से बचाव और आत्मसम्मान, यानी प्रिवेंटिंग आइसोलेशन एंड बूस्टिंग सेल्फ एस्टीम। ये बच्चों को समाज से अलग थलग होने से बचाता है। मुख्य धारा की कक्षा का हिस्सा बनाने में उनमें हीन भावना नहीं आती और उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया चीजें। ठीक है, आई होप अगर ये टीजीटी वाले देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा वो है कि वो पेपर किस तरीके से आएगा, उनका एक जो भी कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। ये क्या कह रहा है कि 10 का जो ए पोर्शन है वो क्या कह रहा है, वाई शुड कन्वेंशनल असेसमेंट मेथड बी अडॉप्टेड for a student with intellectual and developmental disabilities, give an example of such assessment modification। ठीक है, यहाँ पर विद्यार्थी जिन्हें बौद्धिक एवं विकासात्मक अक्षमता के लिए पारंपरिक मूल्यांकन विधियों को संशोधित क्यों किया जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह के मूल्यांकन संशोधन का एक उदाहरण है। चलिए देख लेते हैं 10 का एक। देखिए, पारंपरिक मूल्यांकन विधियों में संशोधन क्यों जरूरी है, कारण क्या है। परीक्षाएं
पारंपरिक परीक्षाएं रटने की क्षमता और पढ़ने लिखने की गति पर केंद्रित होते हैं। आईडीडी वाले बच्चों में अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और याद रखने की क्षमता कम होती है, इसलिए उनका सही मूल्यांकन उनके करने के लिए तरीके बदलने पड़ते हैं ताकि जो वास्तव में जानते हैं वो उन्हें दिखा सके। संशोधन का एक उदाहरण की अगर हम बात करें, लंबे लिखित टेस्ट की जगह ओरल टेस्ट लेना या उत्तर देने के लिए चित्रों, वस्तुओं, ठीक है, का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है बी पोर्शन है वो क्या कहता है, मेंशन टू मोर सुटेबल curricular reasonable accommodation to ensure successful inclusion of student with intellectual and developmental disabilities। विद्यार्थी उन्हें बौद्धिक एवं विकासात्मक अक्षमता को सफलतापूर्वक शामिल करने के लिए उपयुक्त पाठचर्या संबंधी उचित समायोजनों का उल्लेख करें। ठीक है, अब इसका बी पोर्शन देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला तो टास्क एनालिसिस, किसी भी मुश्किल काम या पाठ को छोटे छोटे आसान और क्रमबद्ध चरणों में बांट कर सिखाना। दूसरा है फंक्शनल कैरिकुलम यानी कार्यात्मक पाठ्यक्रम, केवल किताबी ज्ञान देने के बजाय रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाले कौशल सिखाना, जैसे पैसा गिनना, समय देना या सुरक्षा के नियम। आ जाते हैं अब हम मल्टीपल डिसेबिलिटी के पोर्शन पे। अब इसमें थर्ड ए पोर्शन देख लेते हैं, मेंशन टू अर्ली साइन आर मल्टीपल डिसेबिलिटीज इन प्राइमरी चिल्ड्रन। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुदिव्यांगता के 2 प्रारंभिक लक्षणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके प्रारंभिक लक्षण जो है। तो सबसे पहला देखिए, सबसे पहला जो है विकासात्मक जो माइलस्टोन है उसमें देरी। ठीक है, यानी विकासात्मक मील के पत्थरों में गंभीर देरी, एक ही समय में शारीरिक, मानसिक और भाषाई विकास का बहुत ज्यादा धीमा होना। ठीक है, जैसे बच्चा ना चल पा रहा है, ना बोल पा रहा है और ना ही चीजों को समझ पा रहा है। दूसरा जो है वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया की कमी, आवाज या रोशनी के प्रति कोई प्रतिक्रिया ना देना, साथ ही शारीरिक संतुलन बनाने में संघर्ष करना, जैसे हियरिंग इम्पेयरमेंट के साथ साथ सीपी का होना। ठीक है, यानी सेरेब्रल पैल्सी का होना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है यहाँ पर, अर्ली इंटरवेंशन। ठीक है, अभी वाई इज अर्ली इंटरवेंशन क्रूशियल, गिव टू रीजन, यानी प्रारंभिक हस्तक्षेप इतना महत्वपूर्ण क्यों है, 2 कारण बताइए। तो देख लेते हैं इसका 2 कारण क्या हो सकता है। देखिए पहला जो है जटिलताओं को कम करना, जब 2 या 2 से अधिक अक्षमताएं एक साथ होती हैं तो उनका प्रभाव जो होता है वो बहुत गहरा होता है। सही समय पर थेरेपी शुरू करने से बच्चे की बची हुई क्षमताओं यानी रेजिडुअल डिसेबिलिटी का अधिकतम विकास किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा जो है परिवार को सशक्त बनाना, बहु दिव्यांगता वाले बच्चे की देखभाल चुनौतीपूर्ण होती है। प्रारंभिक हस्तक्षेप से माता पिता को बच्चों की चिकित्सा और शिक्षा की जरूरतों को संभालने के लिए सही ट्रेनिंग मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हेडिंग है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है 4 नंबर का, स्टेट एनी टू पेरिनेटल कॉजेज ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी। बहु दिव्यांगता के किन्हीं 2 प्रसवकालीन कारणों का उल्लेख कीजिए। पहला है गंभीर हाइपोक्सिया यानी सीवियर हाइपोक्सिया, जन्म के समय बच्चे के दिमाग में ऑक्सीजन की भारी कमी हो जाना, जिससे एक साथ कई नसें डैमेज हो सकती हैं। दूसरा है जन्म के दौरान आघात यानी कि बर्थ ट्रॉमा, जन्म के समय दिमाग पर गहरी चोट लगना या अत्यधिक समय से पहले जन्म यानी कि एक्सट्रीम प्रीमेच्योरिटी। ठीक है, ये हो सकता है। आ जाते हैं 4 का बी जो पोर्शन है उस पर, मेंशन एनी 2 पोस्ट नेटल इन्फेक्शन दैट मे लीड टू मल्टीपल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। जन्म के बाद होने वाले किन्हीं 2 संक्रमणों का उल्लेख करें जिनके कारण बच्चों में बहुत दिव्यांगता हो सकती है। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला जो है मेनिंजाइटिस यानी गंभीर दिमागी बुखार जो सुनने, देखने और मानसिक क्षमता तीनों को एक साथ प्रभावित कर सकता है। दूसरा जो है एंसेफ्लाइटिस, मस्तिष्क की सूजन जिसके कारण गंभीर न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जो है ये क्या कह रही है, 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 का ए, स्पेसिफाई 2 डेवलपमेंटल डिलेज कॉमनली एसोसिएटेड विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज, यानी दिव्यांगता से जुड़े 2 सामान्य विकासात्मक विलंबों का उल्लेख करें। तो देख लेते हैं। पहला जो है गामक और शारीरिक विलंब यानी कि मोटर एंड फिजिकल डिले, बैठने, रेंगने, चलने या शारीरिक संतुलन बनाने में गंभीर देरी, जैसे सीपी और दृष्टि बाधिता एक साथ होना। ठीक है, दूसरा जो है
और संचार और संज्ञानात्मक विलंब यानी कम्युनिकेशन एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अपनी बात कहने, दूसरों के निर्देश समझने या बुनियादी चीजों को याद रखने में अत्यधिक कठिनाई होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं 5 का बी। व्हाट इज द रोल ऑफ फैमिली इन फैसिलिटेटिंग डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज? राइट टू की पॉइंट्स, यानी विद्यार्थियों को जिन्हें बहुदिव्यांगता है के विकास को संशोधित करने में परिवार की क्या भूमिका है, दो मुख्य बिंदु लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं दो मुख्य बिंदु क्या हो सकते हैं। तो पहला जो है वो है निरंतर देखभाल और थेरेपी का अभ्यास। स्कूल या क्लिनिक में जो थेरेपी दी जाती है उसका घर के रोजमर्रा के कामों में निरंतर अभ्यास कराना। दूसरा है इमोशनल सपोर्ट और सिक्योरिटी, यानी भावनात्मक सुरक्षा, समर्थन और सुरक्षा। देखिए, बहुदिव्यांग बच्चों को ज्यादा सहारे की जरूरत होती है। परिवार का प्यार और एक सुरक्षित वातावरण जो है बच्चे का मनोबल बढ़ाता है और उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 6 का ए पोर्शन। एक्सप्लेन टू यूजेस ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी। विद्यार्थियों को जिन्हें बहुदिव्यांगता है के लिए सहायक प्रौद्योगिकी उपकरणों के उपयोग के दो लाभ बताइए। ठीक है, तो इनके दो लाभ हम देख लेते हैं। पहला जो है स्वतंत्रता और गतिशीलता, यानी इंडिपेंडेंस एंड मोबिलिटी। ठीक है, इन उपकरणों की मदद से बच्चा दूसरों पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय खुद एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, दैनिक कार्य कर सकता है। दूसरा जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जिन बच्चों को बोलने या सुनने में गंभीर अक्षमताएं हैं एक साथ होती हैं, वे इन उपकरण के जरिए अपनी बुनियादी जरूरतें और भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 का बी। ठीक है, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ द सेम। बहु विद्यार्थियों को जिन्हें बहुदिव्यांगता है के लिए ऐसे दो उपकरण के नाम बताइए। पहला जो है अनुकूलित व्हीलचेयर, यानी कस्टमाइज्ड एडॉप्टेड व्हीलचेयर, गतिशीलता और सही शारीरिक मुद्रा। ठीक है, यानी पोस्चरल सपोर्ट बनाए रखने के लिए। दूसरा जो है एएसी डिवाइस, ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन डिवाइस, जैसे स्पीच जनरेटिंग डिवाइस या पिक्चर बोर्ड या संचार में जो मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। ए पोर्शन कहता है व्हाट इज द रोल ऑफ आईईपी फॉर स्टूडेंट विथ मल्टीपल डिसेबिलिटी। विद्यार्थियों को जिन्हें बहुदिव्यांगता है के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना की क्या भूमिका है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं रोल क्या है। देखिए, मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले हर बच्चे की जरूरत बेहद जटिल और एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। सामान्य पाठ्यक्रम इन पर लागू नहीं हो सकता है। आईईपी ये सुनिश्चित करता है कि बच्चे की विशिष्ट शारीरिक, मानसिक और संचार संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखकर उनके लिए एक विशेष और व्यक्तिगत शिक्षण योजना बनाई जाए। ठीक है, नेक्स्ट 7 का बी देख लेते हैं। आईईपी यहाँ पर मेंशन टू एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ आईईपी, यानी व्यक्तिगत शिक्षा योजना के दो आवश्यक घटकों का उल्लेख करें। तो यहाँ पर पहला जो है जो कंपोनेंट है वो है प्रेजेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि वर्तमान प्रदर्शन स्तर, पीएलओपी जिसको बोलते हैं। बच्चा अभी एकेडमिक और व्यवहारिक रूप से क्या कर सकता है और उसकी चुनौतियां क्या हैं, इसका स्पष्ट ब्यौरा। और दूसरा जो है मापने योग्य वार्षिक लक्ष्य, मेजरेबल एनुअल गोल्स, बच्चे को आने वाले एक वर्ष के भीतर कौन से विशिष्ट कौशल सिखाए जाएंगे, इसके स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8 नंबर का, ये कहता है कि ए पोर्शन, अ चाइल्ड विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट does not responded to verbal instruction. Identify the primary functional difficulty. List one challenge it would pose to the child. एक बच्ची जिसे बौद्धिक अक्षमता और श्रवण बाधिता है, मौखिक निर्देशों पर प्रतिक्रिया नहीं देती है। प्राथमिक कार्यात्मक कठिनाई की पहचान करें। इससे बच्ची को क्या चुनौती आएंगी, किसी एक का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले तो प्राथमिक कार्यात्मक कठिनाई और चुनौती की बात करें तो कठिनाई क्या है, ग्रहणशील संचार यानी रिसेप्टिव कम्युनिकेशन में बाधा। बच्ची एक तरफ सुन नहीं पा रही है और दूसरी तरफ जो थोड़ा बहुत संकेत मिलता है उसका दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। ठीक है, तो कठिनाई होगी रिसेप्टिव कम्युनिकेशन में। चुनौती क्या आएगी, सोशल आइसोलेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा यानी सामाजिक अलगाव और कुंठा होगा। निर्देश न समझ पाने के कारण वो अपनी जरूरतों को व्यक्त नहीं कर पाएगी, जिससे उसमें व्यवहार संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ठीक है,
अब 8 का बी देख लेते हैं, सजेस्ट टू इंस्ट्रक्शनल मॉडिफिकेशन है, शिक्षण में 2 संशोधन सुझाएं। ठीक है, पहला जो है मल्टी सेंसरी अप्रोच का यूज कर सकते हैं, VAKT, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक और टेक्टाइल। इसमें से जो सेंसेस जो जो मेथड उसके लिए यूज करेंगे उसका यूज कर लेंगे। ठीक है, यानी केवल आवाज पर निर्भर रहने के बजाय टेक्टाइल, विजुअल जैसे वास्तविक वस्तुओं को छुआना, एक साथ का उपयोग, मतलब एक साथ इनका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है टास्क एनालिसिस, यानी निर्देश को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, वाक्यों को बहुत छोटा रखना और एक बार में केवल एक ही काम, सिंगल स्टेप इंस्ट्रक्शन, इशारों के साथ करने को कहना। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो है 9 नंबर का। ये क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मीन बाय कंक्रीट रिप्रेजेंटेशनल एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच, राइट 2 पॉइंट्स। ठोस प्रतिनिधित्वात्मक अमूर्त दृष्टिकोण से क्या तात्पर्य है, 2 बिंदु बताइए। तो यहाँ पर ये किसी अवधारणा को सिखाने का एक क्रमिक तरीका हो सकता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मतलब सिखाने का एक तरीका हो सकता है। इसमें बच्चे को पहले ठोस वस्तुएं जैसे कंकड़ ब्लॉक्स दी जाती हैं, फिर उन वस्तुओं को चित्र मतलब दिखाए जाते हैं और अंत में अमूर्त प्रतीकों जैसे मतलब अमूर्त प्रतीकों जैसे 1 2 3 से परिचित कराया जाता है। ठीक है, तो ये तरीका हो सकता है। 9 का बी देख लेते हैं, sorry why is it effective for student with intellectual and developmental disabilities, write 2 points। विद्यार्थियों को जिन्हें बहुत दिव्यांगता है के लिए ये प्रभावी क्यों है, दिव्यांगता है के लिए ये प्रभावी क्यों है, 2 बिंदु बताएं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले समझने में आसान, इन बच्चों को अमूर्त चीजें समझ नहीं आती। जब वो शुरुआती में चीजों को खुद अपने हाथों से छूते और महसूस करते हैं तो उनका कॉन्सेप्ट एकदम स्पष्ट हो जाता है। और दूसरा जो है वो है स्मृति में सुधार, यानी हैंड्स ऑन गतिविधियों में उनका ध्यान केंद्रित होता है, सीखी गई बातें लंबे समय तक याद रहती हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर जो कहता है why should conventional assessment method be modified for a student with multiple disabilities, give an example of such assessment modification। यानी विद्यार्थियों को जिन्हें बहुदिव्यांगता है के लिए पारंपरिक मूल्यांकन विधियों को संशोधित क्यों किया जाना चाहिए, इस तरह के मूल्यांकन संशोधन का एक उदाहरण दे। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं 10 का। तो यहाँ पर देखिए पारंपरिक मूल्यांकन विधियों में संशोधन क्यों जरूरी है, तो इसका कारण है बहुदिव्यांग बच्चों की मोटर स्किल्स और संवाद करने की क्षमता बहुत सीमित हो सकती है। एक 3 घंटे का लिखित पेपर उनके ज्ञान को नहीं बल्कि उनकी अक्षमताओं को मापेगा। इसलिए संशोधन जरूरी है ताकि वो अपनी वास्तविक क्षमता दिखा सकें। ठीक है, उदाहरण पेन पेपर टेस्ट की जगह पोर्टफोलियो मूल्यांकन करना, दैनिक गतिविधियों के दौरान अवलोकन करके नंबर देना। ठीक है, देन का बी पोर्शन क्या कहता है, मेंशन 2 मोर सुटेबल कैरिकुलम रीजनेबल accommodation of ensure successful inclusion of a student with multiple disability। विद्यार्थियों को जिन्हें बहुदिव्यांगता है को सफलतापूर्वक पाठचर्या में शामिल करने के लिए 2 और उपयुक्त उचित समायोजनों का उल्लेख करें। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेंगे, सबसे पहला तो वैकल्पिक संचार हो सकता है, AAC की अनुमति, उत्तर देने या कक्षा में भाग लेने के लिए बच्चे को पॉइंटिंग बोर्ड या आई गेज तकनीकी का उपयोग करने देना। ठीक है, दूसरा जो है फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइम एंड स्पेस, कार्य पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय और कक्षा के वातावरण को ऐसा बनाना जहां व्हील चेयर या अन्य उपकरण जो है आसानी से आ जा सके। तो यहाँ तक क्लियर है, क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं थे, बहुत इजी आए हुए थे। तो मुझे लगता है कि आप सभी ने अच्छे से इसको पेपर को कंप्लीट किया होगा, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। ठीक है, और ऑल द बेस्ट फॉर इंटरव्यू, जल्द तैयारी करिए। कोशिश करूंगी मैं इंटरव्यू के लिए भी वीडियोस डालूं। ठीक है, उसमें क्या पूछ सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में अब है यहाँ पर कटनी छटनी करने की बारी। ठीक है, स्क्रीनिंग हो गई है, अब डायग्नोसिस करने की बारी है। तो यहाँ पर बहुत छटनी हो सकती है, तो आप कैसे प्रिपेयर होके जाएं। अब यहाँ पर डीप नॉलेज चेक होगी, तो उसके लिए मैं कोशिश करूंगी कि वीडियोस डालूं और आपको बताऊं कि आप किस तरीके से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।